बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत ने जो माशी आदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं वो इंतहाई मुतासर कुन नज़र आते हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तफसील से जो कौमी पैदावार है और जहाँ जहाँ ग्रोथ हुई है उस पर बात हुई और हर सेक्टर पर बात की गई। यानी हुकूमत ने यह बताया कि हुकूमत कोरोना की सूरत हाल के बावजूद पुरुमीद है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसे तकरीबन 4% यानी 3.94% तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ सनत और मईशत का पहिया भी तेज चलेगा। बताया यह गया है इन आदाद-ओ-शुमार में कि हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं और खुसूसन जब से ये कोरोना शुरू हुआ है उसमें जो खुसूसी रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं उसने भी मजमूई कौमी पैदावार पर एक अच्छा असर कायम किया है, एक अच्छा असर किया है जिसकी वजह से ग्रोथ हुई है। हाउसिंग के शोबे में ग्रोथ दिखाई गई है। इसके साथ साथ ज़राअत के शोबे में भी ग्रोथ नज़र आई है और गंदम की फसल के हवाले से जिक्र किया गया है कि इस बार बड़ी अच्छी फसल हुई है। इसके अलावा गंदम के अलावा गन्ना और चावल की फसल जो है वो लाइन में दूसरे और तीसरे नंबर पर है कि वो फसलें भी अच्छी हुई हैं, जिसका मजमूई तौर पर जो कौमी पैदावार है और जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर एक अच्छा असर पड़ा है। हाउसिंग सेक्टर में चूँकि हुकूमत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया था और हुकूमत ने उस हवाले से भी पैकेजेस दिए थे तो उसमें भी कहा जा रहा है कि काफ़ी ग्रोथ हुई है। तामीराती शोबे में तकरीबन 8% ग्रोथ हुई है। इसके साथ साथ हुकूमत ये भी कहती है कि जो अजनास की कीमतें हैं वो भी मुनासिब रही हैं, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है बराह रास्त काश्तकारों को हुआ है। टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है और हुकूमत कहती है कि 15 से 16% इसमें इजाफा हुआ है। टारगेट से ज़्यादा गाड़ियों की फ़रोख्त का अगर अंदाज़ा लिया जाए तो उसमें भी इजाफा हुआ है। सीमेंट की पैदावार में चूँकि ज़ाहिर है सीमेंट का ताल्लुक बराह रास्त तामीराती शोबे से है तो वहाँ पर भी 17% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है यानी बड़ी सनतों की जो प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ हुकूमत ये भी कहती है कि 2016 से अब तक जो ज़र्रे मुबादला के ज़खायर हैं उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो ये जो इक़दामात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर इसका अच्छा असर पड़ा है। अगरचे कि आईएमएफ ने जो जीडीपी का जो टारगेट था या जीडीपी के हवाले से जो बात कही थी 1.3% का उन्होंने तखमीना लगाया था, वर्ल्ड बैंक ने 1.5% का लगाया था, खुद स्टेट बैंक ने 3% का लगाया था, लेकिन हुकूमत पुरुमीद है कि वो 3.94% तक जीडीपी ग्रोथ ले जाएगी। तो ये जो आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं यकीनी तौर पर ये काफ़ी बेहतर हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। आने वाले दिनों में जो हुकूमत तवक्कुआत लेके बैठी हुई है और जो तवक्कुआत कायम कर रखी है उसने मईशत से, वो किस हद तक पूरी होंगी, इन तमाम मामलात पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी काउंसिल जो मुशावरती काउंसिल है उसके मेंबर जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त SAPM हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू एंड फाइनेंस जनाब डॉक्टर वक़ार मसूद। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ कौमी अकाउंट्स कमेटी का, ये जो कुछ आदाद-ओ-शुमार तो मैंने पेश किए, ये कितनी काबिल इत्मीनान तस्वीर है पाकिस्तान की मईशत के लिए? देखिए ये बहुत इत्मीनान बख्श है और ये जो हुकूमत की काविशें रही हैं कि पिछले साल जो कोविड की मुश्किलात का मुल्क कौम को सामना करना पड़ा उनको पीछे छोड़ देने के लिए और एक नए सफ़े को पलटना और एक नए सफ़र का आगाज। और ये इसमें बाज़ लोग समझ रहे हैं कि ये कोई हैरानगी की बात है, हालांकि अगर लोगों को ने देखा हो किस तरीके से पिछले 9 महीने के अंदर, बल्कि अब तो 10 महीने हो गए, 10 महीने में जो इंडिकेटर्स हमारे सामने आए हैं उसमें तो ये चीज बिल्कुल 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 आया थी कि ये ग्रोथ होने वाली है। और मैंने कई जगह इसका कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये 4% होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3.94% हुई है और हमारे सामने है। अब देखिए ना कि दो जो इंजन हैं ग्रोथ के, सबसे पहले एग्रीकल्चर जिससे साल का आगाज होता है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर में जो बड़ी फसलें हैं उनका होता है। अब बड़ी फसलों में जो मतलब
4 के तकरीबन 5 हैं, अगर आज मकई को भी मिला लेते हैं हम, तो 5 में से 4 जो हैं उन्होंने तारीखी उसमें इजाफा किया है, और शुगर केन में सिर्फ दूसरी मर्तबा इतना बड़ा इजाफा हुआ है। और ये चीज जो है, देखिए चावल और शुगर केन तो पिछले खरीफ में हो गए, अब रबी में अभी खत्म हो रहा है सीजन हार्वेस्टिंग का और प्रोक्योरमेंट का, तो अब हमारे पास बड़े अच्छे नंबर, मजबूत नंबर आ गए उसके हिसाब से, और ये हिस्टोरिक 27 मिलियन टन से ज्यादा है। दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हर महीने आता है हमारे सामने, तो वो 10% की ग्रोथ दिखा रहा है पहले 9 महीनों के अंदर। और ये आप देखिए कि पिछले साल यही जो है वो -10% था। तो लिहाजा हमारे लिए ये बहुत इत्मीनान का बाइस है। और जब ये दो चीजें हो जाती हैं तो बाकी सब जो सर्विसेज हैं, वो रेल के डब्बे, इन दो इंजन से बाकी तरसील और थोड़ी बहुत पैकेजिंग और मार्केटिंग और रिटेल और होलसेल, ये सब चलता है, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इन ट्रांजेक्शन की ये चीजें चलती हैं। ये सब आप जमा करें तो इस वक्त जो 4% की ग्रोथ आई है माशाल्लाह, ये बहुत ही खुश आइंद है। और मईशत में अब और जोर होगा कि कितनी लहर आई थी और उससे हमें खतरा था कि इससे ज्यादा नुकसान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे पर अपनी रहमत रखी है और हम इसमें भी जो है निस्बतन आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर, फिर मैं आपसे एक और अर्ज करते चलूँ, आपने जिक्र किया था कि देखें अगर ये माशी सरगर्मियां हो रही हैं तो इन्हीं की वजह से हमें टैक्स रेवेन्यू भी मिल रहा है, और टैक्स रेवेन्यू जिसके मुतालिक बहुत मतलब जो है मायूस कुल इम्कानात थे, और पहले 6 महीने में वो सिर्फ 6% बढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रैल के आखिर में 16% और मई के इन दिनों को मिलाकर 16% हो गया। और आइंदा जब मई मुकम्मल हो जाएगा और जून में इंशाअल्लाह ताला ये 18 और 20% तक जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, आप ये फरमाइएगा कि एक तो ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई है और अच्छी वाली ग्रोथ हुई है, ये 9% से ज़्यादा की ग्रोथ है, इसमें टेक्सटाइल सर फहरिस्त है। इसमें आप समझते हैं कि जो रिलीफ पैकेजेस दिए गवर्नमेंट ने कोरोना के दिनों में, और फिर टेक्सटाइल की, और जो एक्सपोर्ट जो चीज़ें हमें करनी हैं उस पर जो रिलीफ पैकेजेस दिए, उसकी वजह से बेहतरी हुई। और ये जो टैक्स रेवेन्यू के हवाले से हम हमेशा से, आपको मालूम है कि हम और आप ये सवाल उठाते रहे हैं कि हमेशा से वो टारगेट से हम पीछे होते थे, लेकिन बड़ा बेहतर हुआ है, यानी 16% तक, जैसे कि डॉक्टर वकार साहब ने भी फरमाया, ये बेहतर मैनेजमेंट हुई है मईशत की। जी, ये बेहतर मैनेजमेंट हुई। और अब कोविड के दौरान एक घंटे में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो है वो मिला, और ये चीज जो है कि पिछले साल लार्ज स्केल में स्पेशली टेक्सटाइल में एक ऐसी रिकवरी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही थी जो कि बेहतर बताएगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को अगर आप देख लें, पेंट इंडस्ट्री को देख लें, देखिए हुआ क्या, पिछला पूरा साल जो था उसमें लोगों की स्पेंडिंग पावर थी वो अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन स्पेंडिंग के मौके जो थे वो नहीं थे। इसको थोड़ी देर के लिए इस बहस को साइड पर रखिए और ये इसको खारिज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इनइक्वालिटी है, अमीर जो है वो काफी अमीर है, गरीब जो है वो गरीब तर हुए, लेकिन वो लोग जो कि स्पेंड कर सकते थे उनको पिछले साल स्पेंडिंग के मौके नहीं मिले थे। और सितंबर में आपको सितंबर 2020 में, यानी कि इस साल की दूसरी जो क्वार्टर था, यूं ही कोविड जो है उसकी लहर में थोड़ी सी कमी नजर आई, लोगों ने स्पेंडिंग शुरू की, लोगों ने ऑटोमोबाइल जो उनकी बुकिंग शुरू कर दी, टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल के जो ऑर्डर्स थे वो करने शुरू कर दिए, जो हाउसिंग सेक्टर था उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वहां पे आपको एक्टिविटी नजर आई। और ये सारी चीजें जो थी जो उसी वक्त पॉसिबल थी, और जो कि स्टेट बैंक की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो
मुख्तलिफ फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस जो थे वो दिए गए थे, और उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि प्रोविजनल नंबर जो हैं वो 4 के करीब करीब है। और मेरी राय ये है कि जब इसके रिवाइज फिगर्स अगले साल आ रहे होंगे, इंशाल्लाह ये 4 को क्रॉस कर चुकी होगी, क्योंकि अप्रैल के जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं वो पहले 9 महीने की एवरेज से भी बेहतर है। इसी तरीके से मई और जून के नंबर्स को जब हम शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह हम 4% को एक्सीड कर चुके होंगे। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ हासिल कर लेना एक चीज, लेकिन ये करंट अकाउंट्स प्लस रखते हुए जीडीपी हासिल करना, और उसके अलावा आपके जो डॉलर्स के रिजर्व्स हैं उनको बेहतर बना के जीडीपी ग्रोथ हासिल करना, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करके जीडीपी ग्रोथ हासिल करना। तो जो क्वालिटी ऑफ जीडीपी ग्रोथ है उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए, और वो चीजें जो है कोविड के बावजूद हुकूमत जो है हासिल करने में कामयाब हुई है। ठीक है डॉक्टर वकास, अब आपकी तरफ पे आता हूँ, लेकिन हमें इस गुफ्तगू में मामले खुसूसी फूड सिक्योरिटी पे वज़ीर आज़म के जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर वकार साहब, आपकी तरफ पहले आएंगे। डॉक्टर साहब, आप फरमाइए, एक तो ये जो फ़ीकस आमदनी है इसमें भी इजाफा हुआ है, $1361 से बढ़ के सालाना $1543 पे गई है। इसकी ये भी वजह है कि रुपए की कदर में भी बेहतरी हुई है, और जो एक तो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो भी 2016 से, यानी 2016 के बाद अब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, देखिए ये बड़ी एक और अहम पेशरफ्त है कि इस हुकूमत के पहली दफा है कि जब ऑब्वियसली इससे पहले 2 साल जो हैं वो कोविड की वजह से ग्रोथ रेट जो है, और पहले साल स्टेबलाइजेशन हो रहा था, तो 0.75 की एवरेज ग्रोथ है, और ये 4% हो गई। और फिर ये कि ये जो डॉलर के अंदर एप्रिसिएशन हुआ है इसने भी एक किरदार अदा किया है। तो आपको नजर आ रहा है कि पहली मर्तबा जीडीपी आपकी $263-65 से $296 बिलियन तक चली गई, $30 बिलियन का इजाफा हुआ। अच्छा, इसके साथ ही आपके लिए आपके पास जो पर कैपिटा इनकम है वो मतलब यानी कि 1360 तक थी, वो माशाल्लाह 1531 1540 डॉलर जो है वो हो गई है। तो ये अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या लोगों तक जो है ये आमदनी का पहुंचने का अमल है। और हमने देखे मतलब जब कोविड आया था तो कोविड में शायद दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 16 मिलियन फैमिलीज को हम पहुंचते हैं, 16 मिलियन फैमिलीज को कोविड में, और उनको स्पेशल इमरजेंसी असिस्टेंस दी है। अभी हम इस साल भी ये एफर्ट कर रहे हैं। तो जब लोगों को जरूरत थी, मुश्किल थी, तो हमने जो है कोविड रिलीफ पैकेज जो दिया उससे लोगों की मदद, और तो लिहाजा मतलब जो निचला तबका है उस तक गए हैं। और इसके अलावा भी बेशुमार दीगर जराए से जो है हम लोगों तक पहुंचे हैं, और जमशेद चीमा साहब भी आपको बताएंगे कि हमने इस सिलसिले में क्या किया है। तो ये बड़ी यानी कि लोगों के लिए, आवाम के लिए एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है कि जनाब उनकी पर कैपिटा इनकम डॉलर टर्म्स के अंदर बढ़ी है, जो पहले 2 सालों के अंदर उसमें कमी हुई थी। और अब हम तकरीबन समझ लें $300 बिलियन पे पहुंच गए। इस रफ्तार से हमारा डॉलर जीडीपी का बढ़ना वो हमारे लिए बहुत नेक अमल है। और अगले साल हम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं 5% के लिए, और शायद इंशाल्लाह हम उससे बेहतर कारकर्दगी देंगे, क्योंकि अब जो बजट आने वाला है फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके मुतालिक ऐलान कर दिया है कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड तरक्की का बजट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। और आप बड़ी अहम बात बता रहे थे कि अगले साल तक 5% तक भी जाने का इम्कान है और बहुत अच्छी ग्रोथ के इम्कानात हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, इसमें अहम खबर ये है कि ग्रोथ जो है वो ज़राअत के सेक्टर में भी हुई है,
और वहाँ पे चूंकि गंदम की फसल हमें बहुत अच्छी मिली है, फिर गन्ने की फसल मिली है, चावल की फसल मिली है, यानी ये गोया हम फूड सिक्योरिटी की जानिब एक बहुत अहम कदम है, खुद हिनेसारी की तरफ बहुत अहम कदम है। क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इस साल आप कह लें कि सिर्फ गंदम नहीं, बाकी बल्कि 6 फसलें, गंदम, कमाद, आप कह लें चावल, मकई, आलू और दालें, ये 5 या 6 बड़ी फसलें जो हैं इनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई है। मतलब हमने हमारी इस साल दालों में अगर देखें तो $129 मिलियन की इंपोर्ट कम हुई है। इंपोर्ट 990 मिलियन डॉलर थी पिछले साल, इस साल $129 मिलियन कम हुई है। हमने आलू ज़्यादा पैदा किए हैं, हमने मकई 1 मिलियन टन ज़्यादा पैदा की है, हमने चावल 1 मिलियन टन ज़्यादा पैदा किया है, हमने तकरीबन कोई 3 मिलियन टन गंदम ज़्यादा पैदा किया है, कोई 2.5 से 3 मिलियन टन गंदम ज़्यादा पैदा किया है, हमने अराउंड 1 मिलियन टन चीनी ज़्यादा पैदा किया है। सो आप कह लें कि पाकिस्तान की अगर ओवरऑल इकानमी को देखें तो पाकिस्तान की इकानमी में कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री और यू कैन से दिस केमिकल, ये 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपका जो ज़राअत से रिलेटेड नहीं है। बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है वो ज़राअत से आता है। तो जब आपकी 6 फसलें रिकॉर्ड पैदा हों तो इसका मतलब है कि जब वो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आपके पास ज़्यादा आ गया, तो रॉ मटेरियल आ गया, तो फिर जब उसमें वैल्यू एडिशन जाती है तो उसमें आप कह लें कि आपकी इकानमी ग्रो करती है। जैसे इस साल अगर देखें तो आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर ने ग्रो किया है। फिर आप अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को देखें तो ऑटो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले ट्रैक्टर हैं, या आप कह लें ज़री मशीनरी है, उसने ज़्यादा ग्रो किया है। जितनी भी चीज़ें ज़राअत से रिलेटेड हैं, फिर जो मशीनरी इंपोर्ट हुई है वो आप कह लें कि वो ज़्यादातर, जिस तरह मैंने बताया, सारी इंडस्ट्री ज़राअत से रिलेटेड है, लिहाजा वहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट आई है। सो ज़राअत सिर्फ ये नहीं करती कि जब ज़राअत तरक्की करती है, वो सिर्फ ये नहीं करती कि किसानों को 1100 रुपये ज़्यादा मिला, सिर्फ ये नहीं हुआ। बेसिकली वो जब आप कह लें इंडस्ट्री में गया है तो वहाँ वैल्यू एडिशन होने के बाद वो शहरों में भी उसका इम्पैक्ट आया है, उसका कपड़े पे इम्पैक्ट आया, उसका जूतों पे इम्पैक्ट आया, उसका आप कह लें सारे ब्रांड्स पे इम्पैक्ट आया, उसका ऑटो पे इम्पैक्ट आया, उसका घरों पे इम्पैक्ट आया कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सीमेंट इस वक्त ज़्यादा बिक रहा है। सीमेंट जो ज़्यादा बिक रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका इसका मतलब है कि आपके मतलब जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं या विलेजेस हैं या अर्बन एरियाज़, सारों पे जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो की है तो उसमें उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जब 60% लोग आपके देहातों में रहते हैं और सेमी अर्बन को मिलाएं तो आपके आलमोस्ट 80% लोग जो हैं वो आप कह लें सेमी अर्बन और रूरल एरिया बैकग्राउंड के, तो वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है। सो बेसिकली ज़राअत को कभी ये ना समझें कि ये फूड फीड एंड फाइबर देती है। ये फूड फीड एंड फाइबर के अलावा पावर्टी एलिवेशन का काम करती है, फिर साथ आपको रॉ मटेरियल देती है। और दूसरी चीज़, जैसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो आया है वो जब फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी है, तो फॉरेन रेमिटेंस में ज़्यादातर लोग गरीब लोग गए हुए हैं, या आप कह लें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के। रिच तो नहीं बाहर जाते, बाहर जैसे कमा के पैसे वापस भेजें, ये रिच लोग नहीं करते। सही। सो बेसिक जो बात है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस का अगर कोई $4 बिलियन बढ़ जाता है, $5 बिलियन बढ़ जाता है, तो आप कह लें कि वो उसका मतलब ये है कि आपकी पुअर जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो 200 तकरीबन $190 पर कैपिटा इनकम इस साल बढ़ गई डॉलर टर्म में, इसने उनकी परचेजिंग पावर को इम्प्रूव किया है। और ये बड़ा ही पॉजिटिव साइन है कि जब आपकी इकानमी में डॉलर में 13% आपकी इनकम बढ़ गई, फिर आपका आप कह लें कि करंट अकाउंट सरप्लस हो, आपके रिजर्व बढ़ रहे हों, आपकी जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट हो रहा हो और रुपया अप्रिशिएट हो रहा हो, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही हो, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ रही हो, ज़राअत बढ़ रही हो, रॉ मटेरियल बढ़ रहा हो, तो ऐसे कह लें कि जिसे कहते हैं मल्टी प्रांग्ड ग्रोथ, या कि आप कह रहे हैं जिसे कहते हैं एक बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ आ रही है। बैलेंस ग्रोथ आना जो है वो हमेशा ज्यादा सस्टेनेबल होता है कि मुआशरे के सारे तबके तरक्की करें। अगर कहीं एक जगह से लॉपसाइडेड ग्रोथ हो तो वो फ्लूक हो सकता है, वो तुक्का हो सकता है, वो उतनी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती, या उसने 1-2 सालों के बाद उसने स्लो डाउन हो जाना होता है या रिवर्स होना होता है। फिर आपकी ये तरक्की हो रही है, उस वक्त हो रही है जब दुनिया में अभी कोरोना पेंडेमिक से बाहर नहीं निकली। आपके ड्यूरिंग आपकी कोरोना मैनेजमेंट जो थी, उस दौरान आपने जो दुकानों का बिल माफ़ कर दिया लोगों को, ताजर को, आपने 16 मिलियन लोगों को सपोर्ट किया। उस वक्त आपने सारी बड़ी कारपोरेट को
पैसे दिए, उनको कर्जे दिए 3 साल के डेफर्ड पेमेंट पे कि आपने अपना मुलाजम निकालना नहीं है, आप अपने मुलाजम को रिटेन करेंगे, उसकी तनख्वाह आपने दी, जब गवर्नमेंट ने दी है तो मुलाजम रिटेन हुए हैं। और लिहाजा आगे इंडस्ट्री जो है, जब एक्सपर्टीज़ उसमें मौजूद थी, जब ट्रेंड लेबर मौजूद थी, तो जो ही थोड़ा सा आपके लिए रिलीफ मिला है कोरोना में, या अभी कोरोना उसी तरह चल रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री आप कह लें कि ये आपकी इकानमी जो है ठीक वो है। डॉक्टर रिबाउंस आबिद कर गई, कयूम उसने सुलैरी उसने साहब, ये परफॉर्म करना आज शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब लिहाजा आज एक सब आज हमाद हजर साहब ने ये भी कहा है कि हमने इस जो माली साल है इसमें हमने स्टेट बैंक से भी कर्जा नहीं लिया। आपके ख्याल में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान की मईशत पे? देखिए, आपकी बोरिंग जो है, डोमेस्टिक बोरिंग जब कम होती है हुकूमत की, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि आप जो गवर्नमेंट क्राउड आउट कर रही थी प्राइवेट सेक्टर को, वो खत्म होता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती है, जो एग्रीकल्चर के लिए फंड की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती है। पाकिस्तान का जो डेफिसिट है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान को डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट की शक्ल में अदा करता है, वो कम होता है। तो सारी चीजें जो है ये अगेन ऑन पे बहुत असर डालती है। और दूसरी है कि जब हम कहते हैं स्टेट बैंक से पैसा नहीं है, उसका मतलब दूसरे भाग में ये होता है कि आपने नोट छाप के तरक्की नहीं की है, बल्कि ये एक तरक्की है जिसका कि सॉलिड जो बेस है वो मौजूद है। तो सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो ये अगेन जैसे कि कीमत साहब बता रहे थे कि काफी सस्टेनेबल ग्रोथ है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी शामिल है कि रीजन के मुकाबले पाकिस्तान में जो कोविड की लहर है वो खुशकिस्मत तो हमें उस तरीके से मुतासर नहीं किया जैसे बाकी रीजन को मुतासर किया। और उसमें हमें एनसीओसी और हुकूमत की जो कोरोना जो कंटेनमेंट पॉलिसीज है उनकी तारीफ की चाहिए। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी कि जिसमें हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, वो हेल्थ सेक्टर में है, एनसीओसी की शक्ल में है, सब में पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब इसी में इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो बिजली और गैस की जो शरह नमो है इसमें इजाफा नहीं हुआ, इसमें कमी हुई है। आप समझते हैं कि अगर अगर इसमें इजाफा हो तो ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम बता रहे हैं जिसमें इजाफा हुआ 9.2% ग्रोथ हुई, ये और भी बेहतर हो सकता था और ये हो सकता है? ये हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा था कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो पहले 9 माह के नंबर्स हैं वो खुशाइंद है, लेकिन जब आप उसमें अप्रैल के नंबर शामिल करते हैं तो अप्रैल में सिर्फ एक महीना अप्रैल जो था मंथ टू मंथ बेसिस पे वो तकरीबन 31% उसमें बेहतरी थी। और इसी तरीके से जब आप उसमें मई और जून का नंबर शामिल करेंगे तो ये नंबर्स इंप्रूव हो रहे होंगे। और इसी तरीके से बिजली और गैस की जो कंजम्पशन है ये भी आपको इंप्रूव होती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है। चीमा साहब आपकी तरफ आएंगे। ये जो बिजली और गैस की हम बात कर रहे हैं, बिजली में तो हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अच्छी खबर आई और वो जो कराची का न्यूक्लियर प्लांट है उसको मुतहर्रिक कर दिया गया, चला दिया गया और उसकी जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो गई है। आप समझते हैं कि ये इससे न सिर्फ आम कंज्यूमर को फ़ायदा होगा बल्कि जो जो प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्री है, उसके लिए भी फ़ायदा होगा और ये जो एक हमें कमी का सामना है, आने वाले दिनों में हम इस कमी को पूरा कर पाएंगे? देखिए, बिजली की कमी का सामना नहीं है, बिजली का तो बेसिकली महंगा होना इशू है। जो आप कह लें पाकिस्तान में गौर करें, तरक्की जो हुई उस वक्त हुई जब पाकिस्तान में डैम बने और फिर पन बिजली पैदा हुई। पाकिस्तान का सुनहरी दौर तरक्की का वो था जब पाकिस्तान में डैम बने, नहरी सिस्टम इम्प्रूव हुआ और उस पन बिजली पे आप कह लें कि जो हाइड्रो पावर बनी तो सस्ती बिजली थी, वो पाकिस्तान की तरक्की का दौर था। और पाकिस्तान की तरक्की रुकी उस वक्त, दो मौके थे जो रुकी। एक जब आपने इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया, वो एक बड़ा सेटबैक आया। और दूसरा वो जब आपने बेनज़ीर साहबा ने यहाँ ऐलान किया कि यहाँ पे आप कह लें कि वो डॉलर्स का सैलाब आ रहा है और IPPs लेके आई हूँ, फिर वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ दोनों भाइयों ने आप कह लें पूरा जोर लगा के तो जो आप कह लें 12,000 वो कहते हैं जिसका क्रेडिट लेते हैं मेगावाट के बिजली के प्लांट लगाए, वो इतने महंगे लगा गए कि पाकिस्तान की इकानमी उसका विक्टिम बन गई, वो क्रिपल डाउन हो गई। आज वो इतनी बिजली महंगी है और कैपेसिटी चार्जेस इस तरह हैं कि पाकिस्तान बेसिकली प्रैक्टिकली तो आपका एनर्जी सेक्टर बिक गया और सारी मतलब महज़ब दुनिया में एनर्जी सेक्टर के बगैर कोई इकानमी तरक्की कर नहीं सकती।
दुनिया आज आप अगर अमेरिका में देखें तो एनर्जी सेक्टर 9% है जीडीपी का, और उनका जो आप कह लें कि जो ज़राअत है बहुत बड़ी ज़राअत है उनकी, दुनिया की दूसरी बड़ी ज़राअत, तीसरी बड़ी ज़राअत है, तो वो ज़राअत जो है 0.9% है इकानमी का, और एनर्जी सेक्टर उससे 10 गुना बड़ा है। तो इतना बड़ा सेक्टर जब आप इतना ज़्यादा इनएफिशिएंट कर दें तो बड़ा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने इस वक्त 11,000 मेगावाट के पन बिजली के यूनिट लग रहे हैं। यहाँ पे आप कह लें कि सोलर के यूनिट लग रहे हैं, यहाँ पे अभी ये जो आप कह लें कि न्यूक्लियर का चला, तो ये एक खबर है कि जिसके आने से इम्प्रूवमेंट आएगी। और दूसरी जो बात आपने पूछा कि एनर्जी सेक्टर, एनर्जी की कंजप्शन उतनी नहीं बढ़ी जितनी आप कह लें कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है, तो उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि सोलर दुनिया में सस्ता हुआ है। सोलर सस्ता हुआ है तो सोलर पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जा रही है, आप कह लें कि आपका सर्विसेज सेक्टर जा रहा है, आपकी दुकानें, आपकी फैक्ट्रियाँ, लोगों के घर, स्कूल, बहुत सारी जो एक्सटेंशन आ गए, किसानों के ट्यूबवेल, जो एक्सटेंशन इलेक्ट्रिसिटी में हो रही है, जो नई इंस्टॉलमेंट हो रही है, काफ़ी सारी आपके सोलर पे भी जा रही है। लिहाजा अगले कुछ साल आपको बिजली की कंजप्शन वर्सेस आप कह लें कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इन दोनों में मिसमैच नज़र आएगा कहीं ना कहीं। उस वक्त तक जब तक आपका एनर्जी मिक्स बेहतर नहीं होता, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी जब सोलर हो या आपका हाइड्रो हो या आपका न्यूक्लियर हो, जब तक ये ज़्यादा नहीं बढ़ती उस वक्त तक आपको, और सस्ती नहीं होती, एनर्जी मिक्स सस्ता नहीं होता, उस वक्त तक आपको ये थोड़ा सा मिसमैच नज़र आएगा। लेकिन आगे अच्छी खबर ये है कि अगला जितना भी एनर्जी मिक्स आ रहा है हमारी गवर्नमेंट में या फिर इस बियॉन्ड दैट, वो बड़ा पॉजिटिव है। वो जो जिस तरह 60s की दिहाई में तरक्की हुई थी, आगे वो तरक्की होने जा रही है, जिसे बार बार मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर, सस्टेनेबल तरक्की होती है, बाकी गिमिक्स होते हैं, बाकी रंगबाजी होती है। पिछले दौर में अनफॉर्चुनेटली उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, नंबर फज किए गए, नंबर चेंज किए गए, मिस रिपोर्टिंग हुई, कर्जे लिए गए, कर्ज आप कह लें कि नोट छापे गए, महंगे महंगे आप कह लें शॉर्ट टर्म कर्जे, कमर्शियल कर्जे लेके, तो उससे आप कह लें कोई विजिबल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खड़े किए गए, उससे इस इकानमी का नुकसान हुआ। और शायद आप कह रहे हाकान अब्बासी साहब जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मतलब मैं उनका खुद एक इंटरव्यू सुना था, बड़ा हैरान हुआ मैं कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें या इतना, लेकिन हरकत उससे भी ज़्यादा बुरी, कि उन्होंने कहा जी कि है आप कह लें कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट सारा भी जोर लगा ले तो 3 साल में इकानमी को ये न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। लेकिन आप कह लें उन्हें अंदाज़ा था, उन्हें अपना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने किया क्या इस इकानमी के साथ। और बार बार मुस्लिम लीग मुझसे रिपोर्टिंग करती है कि ये आप कह लें इनके दौर में डॉलर, भाई आपके दौर में शाहिद खान अब्बासी के होते हुए डॉलर आपका 128 पे चला गया, और उससे पहले आपका महाना 500 बिलियन डॉलर डिप्लीट हो रहे थे। आप पैसे डॉलर खरीद की इकानमी में इतने पंप इन कर रहे थे कि आपके रिजर्व डिप्लीट 500 मिलियन डॉलर के हर महीने डिप्लीट हो रहे थे, और तारीख के कम तरीन रिजर्व्स थे आपके पास बेसिकली टेक्निकली आप डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। आपके पास ना 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे थे, ना लोग जो आप कह लें कि शॉर्ट टर्म आपकी बोरिंग होती है, उन दोनों को मिला के जब आप उससे आपके पास उससे ज़्यादा पैसे होते हैं, वो टेक्निकल रिजर्व होते हैं। अगर उससे कम हो तो आप टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके होते हैं। तो ये गवर्नमेंट हमारे आने से पहले टेक्निकल डिफ़ॉल्ट करके गई यहाँ पे, और फिर आते ही हमें जो 6 बिलियन डॉलर लेना पड़ा सऊदी अरब से, चाइना से, यूएई से, क्यों लेना पड़ा, क्यों हमने दोस्तों से पैसे उठाए? ठीक है शीमा साहब, हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे एकेडी सिक्योरिटीज़ के सरबराह जनाब अकील करीम डैडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अकील करीम डैडी साहब, बहुत खुश आमदीद आपको कहते हैं। अकील भाई, ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें जो इंतहाई मस्बत आशारिये हैं हुकूमत की जानिब से, और ग्रोथ का जो अंदाज़ा लगाया गया है वो तकरीबन 4%, यानी 3.94% का अंदाज़ा लगाया गया है, इसमें हाउसिंग सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके ख्याल में ये कितनी अहम खबर है और कितनी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए? मेरा अपना ख्याल है कि ये खबर हम एक्सपेक्ट खुद कर रहे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ इतनी अच्छी खबरें आज तक मैंने पहले कभी नहीं, चाहे वो आप एक्सपोर्ट पे चले जाए, चाहे आप इंपोर्ट पे चले जाए, कभी कहीं आप रिजर्व पे चले जाए, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर पे चले जाए, आप एग्रीकल्चर पे चले जाए, टेक्सटाइल में जाए, आईटी में चले जाए, अक्रॉस द बोर्ड परफॉर्मेंस आ रही है, इवन कोविड के बावजूद। और मैं समझता हूँ ये हमारी कोताही है कि हम बुरी बातें कर रहे हैं। मुझे सिर्फ दुख है कि इतनी वर्स्ट कंडीशन में बैठे हुए थे 2018 में कि हमारा करंट अकाउंट $20 बिलियन खसारे में था, स्टेट डेफिसिट $35 बिलियन खसारा था, रुपया हमारा संभल नहीं रहा था,
रियल रेट को अगर उठाते हैं तो 1.24 पे था। तो ये सारी चीजों के बाद आपकी हुकूमत को टफ टाइम मिला, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, उसकी वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग हुई, और इसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को हैंडल किया, हर चीज को। आप मुझे बताएं कि इस वक्त आपके रिजर्व बढ़ गए, इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, इस वक्त आपका ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, इस वक्त आपका करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, इस वक्त आपका हाउसिंग बूम चल रहा है, इस वक्त आपका टेक्सटाइल में बूम चल रहा है, इस वक्त आपका आईटी बूम चल रहा है। आप मुझे कोई एक जगह ढूंढ के बता दे जहां कोई नेगेटिव सिग्नल मिलते हैं। सिर्फ मैं लोगों को सुनता हूं, वो कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जो महंगाई बढ़ी है, अगर आटे की प्राइस बढ़ गई, व्हीट की प्राइस बढ़ गई, शुगर केन की प्राइस बढ़ी, राइस की प्राइस बढ़ी, तो इसका तो बेनिफिशियरी आपका फार्मर है। तो आपका फार्मर अगर पैसे कमा रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, उसमें आपको भाई क्यों अफसोस हो रहा है? 65% तो आपकी रूरल इकोनॉमी है, और इतनी बड़ी उनकी इनकम हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए, सेल्स के, लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है, और रूरल एरिया में गाड़ियां ज्यादा बिकती है अर्बन एरिया के मुकाबले। तो ये सारी चीजें लोगों को बताने की जरूरत है। हम किसी को सुनते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक उनको ये लगता है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई। तो मुझे कोई 4 जगह बता दे जिस पे कोई चीज नेगेटिव हो। अब आप बोलोगे इन्फ्लेशन, तो जाहिर बात है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का इशू है। यूरोप अमेरिका में तो इन्फ्लेशन होता ही नहीं था, वो अभी 2-4% पे इन्फ्लेशन आ गया है। उस कोविड की वजह से सप्लाई इशू बना हुआ है, और ये सप्लाई की वजह से ये महंगाई जो दिख रही है पूरी दुनिया में। आप उठा के पाम ऑयल की प्राइस देख ले, जो $450 की होती थी आज $1400 हो गई। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। ठीक है अकील भाई, ये ऑपोजिशन कहती है कि ऐसा नहीं है। एक तो वो ये बात करती है, दूसरा हम दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 2016 के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि गोया ओवरसीज पाकिस्तानी एतमाद कर रहे हैं। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ क्यों हुआ। हमारा जो इजाफा हुआ है ये 18 के बाद हुआ है, 16 में नहीं हुआ। ठीक है, 18 के बाद रुपी क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपी आपका क्यों लोग रेमिटेंस भेज क्यों रहे, उसकी वजूहत है। पहले आप लोग क्या करते थे कि अपने रुपी को ओवर वैल्यू रखते थे। जब आप रुपी ओवर वैल्यू रखते थे तो इंपोर्ट बढ़ती थी, एक्सपोर्ट घटती थी। अब इस गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन लिया है और रुपी को एक्चुअल वैल्यू से नीचे लेके आए। पिछले दिनों अगर रुपी को आप देखते हैं तो शायद 92 और 93 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक, आज भी आपका रीवैल्यू होने के बाद भी रुपी 98 एंड 98 हाफ पे है। जब भी रुपी अंडर वैल्यू होगा इन्वेस्टमेंट आएगी, जब भी रुपी ओवर वैल्यू होगा इन्वेस्टर भागेगा। उनको पता होगा यहाँ डिवैल्यूएशन होगा, और डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे तो नफा डिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है। हमारी इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, साफ सुथरी पॉलिसी दे दी आवाम को। अब इस पॉलिसी के तहत हर आदमी को कारोबार करना है। ठीक, आपको यकीन से मैं कहता हूँ कॉटेज इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। बाकी इंडस्ट्रियां, मैं कोई एक इंडस्ट्री मुझे ढूंढ के बता दो, चाहे वो सिर्फ आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्राइसिस में है, होटल वगैरह, बिकॉज ऑफ कोविड उनकी ऑक्यूपेंसी गिरी हुई है। अदरवाइज आपकी अक्रॉस द बोर्ड परफॉर्मेंस आ रही है। और इस साल अभी तो आपकी फसल को छोड़ दे, इस साल रिकॉर्ड फर्टिलाइजर बिकी है, और उसकी वजह से जो अगले साल जो एग्रीकल्चर है ना, ये बूम पीरियड होगा आपका। और दूसरी बात आप सुने कि पहले फर्टिलाइजर महंगी थी, दुनिया में फर्टिलाइजर महंगी हुई है, डेढ़ महंगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने GIDC खत्म किया, गवर्नमेंट ने सेल टैक्स 10% खत्म किया, और 600 रुपए फर्टिलाइजर नीचे आई। ठीक, जो फर्टिलाइजर 2100 रुपए की बिकती थी आज भी 1600 में मिल रही है। और इसके बाद उनकी क्रॉप की प्राइस महंगी मिली, उनको शुगर के 300 में बिका, उनका व्हीट तकरीबन
तकरीबन 50 रुपए केजी बिका। तो ये आप देखें तो सही, ये नंबर उठा के देखें, ये खुशहाली पाकिस्तान का रुख कर रही है। बहुत बहुत थोड़ा सा शुक्रिया। अगर हम सही है, ज़बरदस्त। आपने अकील भाई, आपने बहुत पुरुमीद बातें की हैं और पाकिस्तान जो है बड़ी अच्छी पोजीशन की तरफ मईशत के हवाले से जा रहा है। अकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया। AKD सिक्योरिटीज़ के सरबरा अकील करीम डैडी हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर सुलेरी साहब, एक जो बिजली की हम बात कर रहे थे उसमें ज़ाहिर है एक तो IPPs के साथ रीनिगोशिएशन, ये इस हुकूमत का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ताकि रेट्स मुनासिब हदूद में आएँ, और फिर सर्कुलर डेट भी हमारे ऊपर एक एक तलवार बन के लटकी हुई है। ये भी हमारी ज़ाहिर है ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, इसी के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाया गया है। इसके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की गई है। पहले तो सिर्फ ये है कि शायद सर्कुलर डेट मैनेजमेंट जो है वो टैरिफ बढ़ाने से ही मुमकिन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो दूसरा मेजर कंट्रीब्यूटर है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है। उसमें तीसरा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपके फ्यूल मिक्स को मुतवाजन करना है ताकि कॉस्ट ऑफ जनरेशन है उसमें कमी आ सके। और उसमें जो चौथी चीज थी वो IPPs के साथ रीनेगोशिएशन के अलावा हुकूमत कुछ IPPs को खरीद रही है ताकि उनको जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देना थे उसमें कमी हो सके। तो ये सारी चीजें मिलके सर्कुलर डेट जो है उसको कम करने का मूजब बनेगी। जो पिछले साल को अगर हम देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो जो फैसला था, जो पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स में जो टैरिफ का जो डिफरेंस था उसको खत्म किया गया था स्पेशली इंडस्ट्री के लिए, ताकि इंडस्ट्री जो है वो दिल खोल के बिजली इस्तेमाल कर सके। उसकी हमें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शक्ल में भी देखने में नजर आई। और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी आया कि वो पैसे जो कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की शक्ल में बिजली घरों को इसलिए देने थे कि हम उनसे बिजली खरीद नहीं सके, वो रिवर्स हुआ और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को मौका दिया गया वो सस्ती बिजली जो है इस्तेमाल करे, जो मुल्क की तरक्की का बायस भी बने और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को कम करने का बायस भी बने। और अब अगले सालों में देखना होगा कि जो जो ये एनर्जी सेक्टर डेट मैनेजमेंट प्लान रोल आउट होता है, आप देखेंगे कि इसको मजीद कम करने का बायस बनेगी और लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो सस्ती बिजली जो है उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपकी तरफ आएंगे। अब वो वही मामला इसी सवाल को, क्योंकि जाहिर है बिजली सस्ती भी चाहिए ताकि उसका जो असर है वो आम आवाम तक पहुँचे, उन पर वो महंगाई का उन पर असर ना पड़े। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे आपकी हुकूमत अब काम कर रही है। जो आपकी हुकूमत, ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत ये कहती रही है कि गुज़श्ता हुकूमतों में बिजली तो पैदा की गई, महंगी बिजली पैदा की गई, लेकिन ज़ाहिर है कि इसको इसकी तरसील के हवाले से कुछ नहीं किया गया। देखें, बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन है वो मतलब आप कह लें कि ये जो नेशनल एनटीटी नेशनल ट्रांसमिशन जो है वो करती थी, और जो IPPs हैं, जो प्लांट लगने थे वो एक प्राइवेट सेक्टर में आ रहे थे या गवर्नमेंट लगा रही थी। तो पिछले हुक्मरानों की माशाल्लाह बड़ी इंटरेस्ट थी, प्लांट लगाने में उनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, और जो ट्रांसमिशन लाइनों में उनकी इंटरेस्ट नहीं थी। वो आप कह लें कि वो सरकारी खाता था, उसमें से पैसे नहीं बनते थे। तो वो एक बड़ा मिसमैच क्रिएट हुआ कि आपकी मतलब आपने बिजली बना रही लेकिन आपके पास ट्रांसमिशन लाइनें नहीं हैं, या ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो थी वो नहीं बढ़ रही थी। बाद में बिजली आपके पास होती थी लेकिन ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं, पीक में भी आपके पास 23,000 मेगावाट से कभी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। 23,000 22,000 मेगावाट प्रोडक्शन थी, आपके पास कैपेसिटी 36,000 मेगावाट है। 34,000 मेगावाट, 35,000 36,000 ये कैपेसिटी हो, तो फिर भी अगर आपको करनी पड़ती थी मतलब लोड शेडिंग, तो मतलब यही था कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइनों की कैपेसिटी नहीं है। सो हम डेफिनेटली कोई नया प्लांट नहीं लगा रहे इसमें, स्पेशली IPPs में, स्वाय हाइड्रो के। हमारा सारा काम हाइड्रो पे या रिन्यूएबल पे, आप कह लें वो न्यूक्लियर हो या आपकी सोलर हो या हाइड्रो हो, मैक्सिमम हाइड्रो, उसके बाद न्यूक्लियर, तो उस पे है, या फिर ट्रांसमिशन लाइनों पे है। लिहाजा इसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उस बैलेंस को क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको अचीव करेंगे और फर्दर इम्प्रूव करेंगे इसको। बाकी रही थी बात इसकी इकानमी में, अगर देखें तो बार बार मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सस्टेनेबल ग्रोथ है या बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ में अगर आप ये देखें तो आपको सर्विसेज सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, या आप कह लें ज़राअत की बात करें, या मीडियम LS मतलब क्या नाम है ये जो SME उसकी बात करें, तो फिर आप इसके साथ ही अगर ये देखें कि गवर्नमेंट ने जो आप कह लें स्टेट बैंक ने जो कर्ज़े दिए हैं लोगों को, उनका अगर मिक्स देखें
तो ज़राअत में पिछले 2 साल में तकरीबन 300 रुपये कर्जा ज़्यादा दिया गया है। इस साल को तकरीबन अंदाज़न 1500 रुपये कर्जा दिया जाएगा। अगले सालों में, अगले 2 साल में हम इसको कुछ 2700 अरब रुपये के लगभग इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और कानून साजी कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम कर्जे दे सकें, बैंकों को कंफर्टेबल करें कि वो आप कह लें कि फोर क्लोजर जो है बेहतर कर सकें, वो ज़मीन को एज कोलेट्रल लेते हुए वो डरे ना, या वो कोलेट्रल का कोई निज़ाम बेहतर हम कर लें, कोई मिडल में कोई चीज़ डालें कि जिससे वो जितना किसान का हिस्सा है GDP में 19.3%, वो ठीक है, 19.3% ठीक है चीमा साहब, हमें और कर्जे जो मलिक अमीन असलम साहब भी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं क्लाइमेट चेंज पर। मलिक अमीन असलम साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। एक तो 2 अहम पेशरफ्तें हैं, गुज़श्ता रोज़ भी हुई, पाकिस्तान ने नेशनल ग्रिड में न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह हुआ, वहाँ से बिजली आई, उस पर तो बात करते हैं। लेकिन मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं, ये ज़ाहिर है फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आपके इक़दामात हो रहे हैं और हुकूमत इक़दामात ले रही है माहौलियात के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक मददगार साबित होंगे फूड सिक्योरिटी के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत की एक बहुत क्लियर डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन एक ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की है पाकिस्तान के लिए। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बड़ा क्लियर विजन दिया है जिसमें हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और मुल्क के अंदर जो हमारे जंगलात ख़त्म हो गए थे उन जंगलात के इजाफे को 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के तहत इजाफा कर रहे हैं। अभी आपने हफ्ते में देखा कि 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट की हैं। एक न्यूक्लियर एनर्जी का उसको मिशन किया गया है और ये 1100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि जीरो कार्बन एनर्जी है, यानी कि इसकी मिशन है वो बिल्कुल सिफर है और इसकी वजह से एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है लेकिन माहौलियाती जो मसला है क्लाइमेट चेंज का उसके अंदर इजाफा नहीं होता। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मूवमेंट पहल की जाके जो ग्राउंड पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लिए जाकर वो भी ये शो करी कि 2025 में डैम भी तैयार हो जाएगा, इसके जरिए भी बिजली प्रोड्यूस होगी, अगेन जीरो कार्बन और जीरो इमिशन होगी। ये पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन है। पहले हम यहाँ पर इंपोर्टेड कोल मंगाकर उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे जो कि हैवी पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज थी। इनसे अब हट गए हैं, हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक 60% अपनी एनर्जी है उसको क्लीन एनर्जी पे कर देंगे, जिसमें हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, विंड और सोलर एनर्जी शामिल है। ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए बहुत अहम कदम है। अब आप क्वेश्चन आपका फूड सिक्योरिटी के हवाले से, तो फूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान जो है वो भी चंद बड़े इनकलाबी इक़दाम करने वाली है। अभी इस वक्त एक एग्रीकल्चर करती है लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत मुतासर हुए हुए हैं। मौसम तब्दील हो गया है, बारिशों का टाइम टेबल तब्दील हो गया है, हमारी वो सीड्स हो गए, हमें वो प्रोडक्शन मिल रही, उसको टैकल करने के लिए हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और उसमें हम 8 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सदर्न पंजाब और सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और इंशाल्लाह वो फिर पूरे पाकिस्तान को फैलाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो अब बड़ी एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हाउसिंग सोसाइटियां बनाई जा रही हैं। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले हफ्ते में एक बड़ी अहम मीटिंग ली है और इस पर इंशाल्लाह बड़े हंगामी इक़दाम हम करने लगे हैं ताकि जो एग्रीकल्चर लैंड की कन्वर्जन कर रहे हैं टू हाउसिंग सोसाइटी उसको रोका जाए और शहरों की मास्टर प्लानिंग करके अर्बन जो स्टॉल है उसके ऊपर काबू पाया जाए ताकि हम फूड बास्केट को खराब ना करें। तो इसलिए ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से भी ये इक़दाम लेके भी हम अभी फूड सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो 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 हॉरिजॉन्टल है ये हाउसिंग सोसाइटियां, इसको इस पे काम किया जाए, इसको रोका जाए और जो वर्टिकल है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसको प्रमोट किया जाए ताकि हाउसिंग जो इंडस्ट्री है वो भी चलती रहे। बिल्कुल चलती रहे। हाउसिंग तो हमारा एक हाई ग्रोथ सेक्टर है लेकिन हमारा फोकस ये है कि जो शहरों का स्प्रॉल है जिसको अर्बन स्प्रॉल कहते हैं वो लिमिट किया जाए और उसको एक महदूद तरीके से प्लानिंग के तहत आगे लेके जाया जाए। हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, साउथ एशिया का सबसे ज्यादा अर्बनाइजिंग मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर किसी शहर का
कोई मास्टर प्लान नहीं है। आखिरी मास्टर प्लान जो बनाए गए वो 1960 की दिहाई में बनाए गए हैं, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आते साथ सबसे पहला ये काम किया, और वो मास्टर प्लान बनाने शुरू किए हुए, और इंशाल्लाह कुछ इस साल बन जाएंगे, कुछ अगले साल के शुरू में कंप्लीट हो जाएंगे। और लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम वर्टिकल डेवलपमेंट करें। अब वर्टिकल डेवलपमेंट में बड़ा अजीब फिनोमेना था कि यहाँ पर तमाम शहरों में 1 से 2 स्टोरी के बाद वो कहते थे कि यहाँ पर वो एविएशन वालों की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको खत्म किया गया, क्योंकि एविएशन चले, जो आपका एयरपोर्ट है उसका जो फनल एरिया उसमें तो ठीक है रिस्ट्रिक्शन, लेकिन तमाम शहरों में, तमाम पूरे पाकिस्तान में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ये टोटली इलॉजिकल था। इसको कैबिनेट ने खत्म किया है। वर्टिकल डेवलपमेंट हम पूरी तरह शहरों की करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ जो अर्बन स्प्रॉल, जो एक अनरेगुलेटेड और बगैर किसी डायरेक्शन के वो स्प्रॉल हो रहा था, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर जो कन्वर्जन हो रही है एग्रीकल्चर लैंड की टुवर्ड्स अर्बन लैंड और हाउसिंग सोसाइटीज, उसको भी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी इकदाम हम करने लगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक हाउसिंग की मीटिंग में बड़े अहम फैसले किए उस हवाले से। ये तमाम इकदाम इसीलिए हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमने एग्रीकल्चर पे जोर देना है, और अल्लाह के फजल से जो हमारी किसान दोस्त पॉलिसीज थी, इसकी वजह से इस वक्त हमारी 4 मेन जो क्रॉप्स है, चारों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है इस साल, और उसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है उसके अंदर भी, जो हम समझ रहे थे कि तमाम दुनिया का जो ट्रेंड है इस वक्त के जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा है, मुल्कों का कम हो रहा है कोविड के जमाने में, पाकिस्तान अल्लाह के फजल से वो वाहिद मुल्क है जिसका कोविड का भी मुकाबला किया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है, किसान भी खुशहाल हुए हैं, और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है इंशाल्लाह 4% के करीब इस साल जारी है, जो कि पिछले साल उसके लिए करीब थी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से था, और जो हुकूमत जो हिकमत अमली बना रही है इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आज बहुत अच्छी खबरें थी। हुकूमत ये कहती है कि आने वाले दिनों में वो बहुत दुरुस्त जो रास्ता है मईशत के हवाले से उस पर गामजन है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। प्रोग्राम शाहराह दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।